क्या इससे पहले आप लोगों ने मेरी कोई क्लास लिया? दिस इज विकास। नो सर। ओके, ये फर्स्ट क्लास ऑफलाइन लिया। ऑफलाइन लिया? ओके, ठीक है, फिर तो आप मुझे जानते होगे। सो मैं आई एम आल्सो वन ऑफ द मेंबर ऑफ जीके टीम ऑफ स्मार्ट एंड ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में मैं क्लास लेता हूँ। ऑल्दो ऑनलाइन आजकल मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ। ऑनलाइन इज बहुत पेनस्टेकिंग है। ओके, सो ऑनलाइन थोड़ा चैलेंजिंग है टीचर्स के लिए। चैलेंजिंग है, समटाइम इट फील्स लाइक कि तुम अपने आप से ही बातें कर रहे हो, बच्चे आर नॉट इंटरेस्टेड। सो बट कोई नहीं, सो स्टार्ट करते हैं। तो आज का कोई ऐसा रैंडम अभी टॉपिक नहीं है कि जो मैंने सोचा हो पहले से आपको बताया, बट यस वी आर गोना टू डिस्कस सर्टेन बेसिक थिंग। और नॉर्मली मैं क्या करता हूँ बच्चों को, मेरी फर्स्ट या सेकंड क्लास में मैं बच्चों को इंडियन मैप बताता हूँ एंड काइंड ऑफ इट्स इंट्रोडक्शन टू इंडिया। इंडिया के सी जितने भी इश्यूज हैं, तो बेसिकली इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर टेस्ट, तो यस सर्टेन फैक्ट्स हमें मेमोराइज करने ही होते हैं। फैक्ट्स तो ये तो करना ही पड़ता है। एंड ऑल्दो देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन दी, क्या मैं बोलूं, दी feasibility, or I say ki matlab what is the meaning why we are routing so much of fact in this age of smartphones and good internet, why we are storing so much data in our mind, what is the utility of storing data? And आप सभी लोगों ने भी देखा होगा अली बाबा के जो सीईओ थे चाइनीज जैक मा, उन्होंने बोला था कि ये जो डेटा मेमोराइजेशन है ना, ऐसी सारी जॉब्स विल नॉट बी 2030 के बाद, ऐसी जॉब्स प्रिवेल नहीं करेंगी। और हम देखते भी जा रहे हैं, देयर इज नो व्हाट आई से कि कुछ फायदा नहीं है फैक्ट्स रटने का, बट ओके, अब टेस्ट के लिए है तो है, रटना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। तो बहुत सारे फैक्ट्स तो हमें रटने ही होते हैं। और हमें क्या करना होता है, हमें बहुत सारे इश्यूज पे हमें चाहिए अंडरस्टैंडिंग। बहुत सारे इश्यूज को हमें जानना है। बहुत सारे इश्यूज हमारी कंट्री फेस कर रही है कि भाई हमारे देश में पॉवर्टी क्यों है। वेरी गुड, पॉवर्टी है, बहुत बेकार बात है, बट हमने तो इसको रिमूवल के लिए बहुत सारी स्कीम चलाई हुई हैं, बहुत सारी पॉलिसीज बनाई हुई हैं, तो वो फेल क्यों हो गई। तो ये सारे इश्यूज को होलिस्टिकली हमें समझना है, लाइक कि व्हाई आवर हेल्थ केयर सिस्टम इज सो वीक, व्हाई air quality and water quality is so poor in this country, why the people of this country are not so creative। मतलब अगर ये एलिगेशन है, तो अगर तुम विश्वास करते हो तो, सो देयर आर एन नंबर ऑफ इश्यूज लाइक व्हाई अभी इस देश की वुमेन एम्पावर क्यों नहीं है। ऑल्दो मैं हमेशा ही बोलता हूँ, मेरी टिस्की क्लासेस में स्मार्क में हमेशा वुमेन एम्पावरमेंट ही दिखता है। 90% ऑफ द स्टूडेंट्स आर फीमेल्स। तो बट पूरे देश में तो ऐसी सिचुएशन नहीं है ना, तो बहुत सारे इश्यूज हैं। तो टेस्ट के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड सर्टेन इश्यूज एंड नॉट फॉर टेस्ट यार, इफ यू वांट टू डू समथिंग फॉर दिस कंट्री, अगर आपको कुछ करना है तो डेफिनेटली इस देश के इश्यूज को ही तो एड्रेस करोगे, चाहे वो इश्यूज पॉलिटिकल हो, चाहे इकोनॉमिकल हो, चाहे आपके सोशल हो। अल्टीमेटली आप इसी प्रॉब्लम सॉल्विंग इकोसिस्टम का ही तो पार्ट बनोगे। इवन इफ अ कैपिटलिस्ट पर्सन, एक जो बंदा पैसा कमाना चाहता है, वो भी सोसाइटी के इश्यूज को ही सॉल्व करके पैसा कमाता है, ठीक है ना। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप उनको सॉल्व करते हो, एक सिस्टम बनाते हो सर्विस और गुड्स प्रोड्यूस करने का, ठीक है, ऐसे ही होता है। तो नॉर्मली तो टेस्ट में सारे बच्चे सोशल माइंडेड होते हैं। इवन इफ यू आर नॉट सोशल माइंडेड, इवन यू वांट टू अर्न मनी, पैसा चाहिए मेरे को, तो भी तो इस देश के इश्यूज समझने हैं ना, हर देश के इश्यूज समझने हैं। और स्पेशली अ कंट्री लाइक पुअर कंट्रीज, तो हम तो नॉर्मली इश्यूज को ही, हमारे जितने भी बिजनेस मॉडल है ना, नॉर्मली इश्यूज को ही सॉल्व कर रहे हैं। वी आर नॉट की हमने अपने लेवल के, हमने अपने देश के लोगों के बेसिक इश्यूज सॉल्व कर दिए हैं। नाउ वी आर लुकिंग फॉर फ्यूचर में क्या है। लाइक अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स का ये इशू नहीं है कि सारे बच्चों को न्यूट्रिशन देना है, सारे बच्चों को क्लोथिंग देनी है, अटल आवास योजना की तरह
2025 तक सारे देश के लोगों को घर बनाना है, नहीं, ये सारी बेसिक नीड उन्होंने बहुत पहले पूरी कर दी है। नाउ दे आर थिंकिंग अबाउट फ्यूचर, फ्यूचर क्या होगा, तो वो फ्यूचर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज। गरीब देशों में तो हमारी प्रॉब्लम ही डिफरेंट है। सो अब पिछले 5 मिनट में मैंने तुम्हें थोड़ा बहुत 2-4% तो कन्विंस कर ही लिया होगा कि if you are preparing for tests or not, so you have to understand the issues of this country and you also have to memorize certain facts. Although facts memorization की कोई utility नहीं है, future में नहीं होगी, but करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि टेस्ट में आ रहे हैं, क्योंकि जिस आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जा रहे हो उसमें आ रहे हैं, तो इट्स ओके। नाउ in order to understand the issues of this country, you have to understand this country. आपको देश को समझना होगा, देश की हिस्ट्री को समझना होगा, देश की पॉलिटी को समझना होगा, देश की इकोनॉमी को समझना होगा, देश के थॉट्स को समझना होगा, कल्चर को समझना होगा, और क्या एनवायरनमेंट को समझना होगा। तो आपको इन सारे बेसिक चीजों को समझना होता है। Only then you are able to understand the issues of this country in a more holistic way. Now, आई गेस अब ये 10 मिनट काफी होंगे आपको ये बताने के लिए कि हम क्या करने जा रहे हैं। सो कुछ पूछना है किसी को, कुछ बताना है, एनीथिंग? या म्यूट तो मैं नहीं था, पता चल रहा है मैं अपने आप से बातें कर रहा हूँ। सर प्रियंका, हम तो गरीब कंट्री हैं, अंडर इंक्लूड नहीं होना। सर ये मैडम प्रियंका मैम दोबारा से बताइए, मैं आपके इमोशंस को समझ नहीं पाया। एंड गाइस प्लीज डू इंटरेक्ट, वन वे मत बनाओ। सी एक और मैं तुम्हें स्टडी बताता हूँ, चलो। नाउ देयर इज अ स्टडी which says that कि ऑनलाइन स्टडी में, मम्मी गेट लगा देना जाते हुए, ऑनलाइन स्टडी में जो आपका मेमोराइजेशन है और जो आप रिप्रोड्यूस करते हो जो भी आपने पढ़ा है वो पुअर कंपेयर टू ऑफलाइन। वाइस ऑफलाइन में बड़ा अच्छा रिकॉल कर लेते हो जो भी पढ़ा होता है, ऑनलाइन में नहीं होता है, क्योंकि ऑनलाइन में तुम 100% अटेंशन नहीं देते हो, फोन को ऑन करके बैठे हो, 4 बार फोन की तरफ देखोगे, 2 बार कहीं और देखोगे। इससे क्या होता है, यू हैव अ नोशन की क्लास तुमने कर ली है, बट वो डीप सबकॉन्शियस माइंड में जाता नहीं है। तो क्लास में अपनी 100% पूरा अटेंटिव होके पढ़े, एटलीस्ट ट्राई तो करना है। ठीक है, ओके। सो स्टार्ट करने से पहले इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, कोई भी बच्चा कुछ भी। जी बच्चों, कोई कुछ बताना चाहे, बोलना चाहे, क्वेश्चन पूछना चाहे स्टार्ट करने से पहले? वेरी गुड। एक बच्चे का फाइनली मैसेज आता है। थैंक यू प्रियंका मैम, आप रिप्लाई कर रहे हो, बाकी तो अगर आप रिप्लाई नहीं कर रहे होते तो देखो सी। ओके चलो, लेट्स स्टडी। सो इंटरनेशनल नेशनली पढ़ते हैं क्या? कभी मैप आपने पढ़ा है, मैप ऑफ इंडिया, इंडिया का मैप, और हमारे क्या इश्यूज हैं, पूरा मैप बेस्ड कुछ पढ़ा हो कभी? यस सर। ओके, थैंक यू मैम फाइनली रिप्लाई करने के लिए। ओके, मैप मैप मैंने पढ़ा है कभी, लाइक नेबरिंग कंट्री क्या क्या इश्यूज हैं, इंडिया के किस रीजन में क्या इश्यूज हैं, ऐसा करके कुछ बताया हो कभी? सर ऑफलाइन क्लास में कवर ओके, अप हुआ था।
ओके, ऑफलाइन में मैंने कराया था। Yes, sir. ओके, एक तो आपने लिया, बाकी किसी और ने क्लास ली है वो, बाकी कोई और बच्चों? No, sir. एक ही है तो ठीक है, चलो, और उसमें मैं कुछ एड ऑन ही करता हूँ, करते हैं स्टार्ट क्लास। पिक्चर्स नहीं, ऑनलाइन पिक्चर। ओके, सो गाइस, दिस इज द मैप ऑफ इंडिया एंड ऐसे ही चलते हैं, चलो मैप से रिलेटेड सारी, बहुत सारे, और यहाँ पे बहुत सारी फैक्चुअल इंफॉर्मेशन भी होंगी, वो भी हम डील करेंगे। एंड बहुत सारे फैक्ट्स होंगे, यहाँ पे मैं फैक्ट्स लिख ही रहा हूँ, तो आप में से कुछ लोग साइड बाय साइड लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फैक्ट्स बेसिक, वी आर गोना टू डिस्कस बेसिक फैक्ट्स अबाउट इंडिया। ओके, सो लेट्स, वी आर स्टार्टिंग विद बांग्लादेश। बांग्लादेश से अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अभी रिसेंटली बांग्लादेश की क्योंकि पीएम आई हुई है, तो बांग्लादेश से हम स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट मोड क्यों लग रहा है वो? जस्ट गाइस, एक मिनट। ओके, सो अभी क्योंकि बांग्लादेश की इंडिया, बांग्लादेश की पीएम इंडिया में आई हुई है, तो इससे रिलेटेड एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं बांग्लादेश से रिलेटेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड कि लाइक कि इंडिया की जो, और देखो यहाँ पे मैं ना आपकी एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूँ, तो वी विल डिस्कस हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, बांग्लादेश से रिलेटेड करंट अफेयर्स में इशू जो भी हैं, तो एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग होगी। कोई भी चीज साइलोज में नहीं होंगी, सारी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी। ओके, एंड इन बिटवीन अगर आपको कुछ भी लगता है, यू कैन आस्क, अनम्यूट कीजिए एंड यू कैन आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क, जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन है, और थोड़ा ध्यान से इनको समझने की कोशिश करना। तो फाइनली इफ यू गो टू हिस्ट्री, तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास होता है 1947 को, और ये आजादी देता है। एंड इस इंडिपेंडेंस में जो ब्रिटिशर्स हमें देते हैं, इसमें बोलते हैं इंडिया विल बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, एक तो होगा आपका इंडिया और दूसरा होगा आपका पाकिस्तान। और ये जो पाकिस्तान है, दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक होगा वेस्ट पाकिस्तान, वेस्ट जो भी प्रेजेंट डे पाकिस्तान है, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान अगर आप देखोगे, ये
वेस्ट पाकिस्तान है, और दूसरा होगा आपका ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान। अब नॉर्मली क्या है, अगर आप इन दोनों में देखते हो ना, तो देयर इज वेरी कल्चरल डिफरेंस। लाइक कि वेस्ट पाकिस्तान के लोग ऐसे थे जैसे हमारे देश के कुछ पंजाबी, इवन हमारे देश का जो पंजाब था, पंजाब का 40-50% पार्ट पाकिस्तान में चला गया। और ये जो ईस्ट पाकिस्तान के लोग थे, दे आर लाइक टोटली बंगाली पीपल। कल्चर अलग, रहना सहना अलग, सारी चीजें अलग। तो कोई इन दोनों में कॉमन फैक्टर ही नहीं था सिवाय रिलीजन के। रिलीजन तो कॉमन था। तो हुआ क्या, पॉलिटिकल पावर सारी वेस्ट के पास रही, और इन वेस्ट पॉलिटिशियंस ने ईस्ट पाकिस्तान को रूल करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे करके यहाँ के लोगों का एक्सप्लॉइटेशन। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं है। एक नया देश क्रिएट हुआ जिसका नाम था बांग्लादेश, और बड़ी ग्लोरियस विक्ट्री थी इंडिया के लिए। एंड इंटरनेशनली भी बहुत कुछ हुआ। अमेरिका पाकिस्तान की सपोर्ट में है, बस थैंक्स टू रशिया। तो बहुत सारा ड्रामा हुआ, ठीक है, कभी पढ़ेंगे, बट ये हिस्ट्री है बांग्लादेश की। अब तो बांग्लादेश वन ऑफ द मुस्लिम कंट्री जो हमारी नेबर है, एंड वन ऑफ द ऐसा कंट्री है कि जो थोड़ा सा भी इंडिया के प्रो है, प्रो इंडिया है। अदरवाइज अगर आप नेबर में देखते हो ना, तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल नहीं है। भूटान थोड़ा सा प्रो इंडिया है, अदरवाइज बाकी सारे या तो न्यूट्रल हैं या थोड़ा चाइना की तरफ अलाइंड है। तो इस पर्सपेक्टिव में देखते हुए बांग्लादेश इज वेरी क्रिटिकल। अगर आप बांग्लादेश की जीडीपी देखते हो तो ऑलमोस्ट रफली $250 बिलियन की है, एंड अच्छी खासी जीडीपी है, और 8-9% के रेट से ग्रो हो रही है। दैट्स अ वेरी गुड न्यूज। और इनकी पर कैपिटा इनकम कोविड में तुमने ध्यान से देखा होगा, $2,000 से ज्यादा है, यानी कि हमसे ज्यादा है। और अभी रिसेंटली ये न्यूज में था, आईएमएफ ने इनको एक बेल आउट दिया है। आईएमएफ ने इनको एक बेल आउट दिया है। अब देखो यहाँ पे है ना, बहुत सारे तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन बनेंगे, सर आईएमएफ कैसे बेल आउट देता है। तो नॉर्मली जस्ट थोड़ा सा आपको ग्लिम्स दे रहा हूँ, जब आपके पास लाइक ऑफलाइन मैंने डिस्कस किया ही था। आईएमएफ इसको बेल आउट दे रहा है, और बेल आउट ये दे रहा है कि इसके पास डॉलर्स कम होते जा रहे हैं। डॉलर्स नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व नहीं है। इंटरनली इसमें बिल्कुल सारी चीजें अच्छी चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इंटरनली बांग्लादेश में, लेकिन डॉलर्स नहीं है। डॉलर्स का रिजर्व डिप्लीट होता जा रहा है। तो ऐसे में इनको जो सामान इंपोर्ट करने हैं, इंपोर्ट करने के लिए दे डू नॉट हैव डॉलर्स, तो इंपोर्ट नहीं हो पाएगा। और ये डॉलर्स कम क्यों हो रहे हैं, क्योंकि ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहा है। ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहा है। लाइक 2020 में तो खैर बहुत कम था। अब अगर आप देख रहे हो तो 100+ बैरल है, तो अपने आप में ऑयल प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए आपको सेम ऑयल खरीदने के लिए ज्यादा डॉलर पे करने पड़ रहे हैं। ये सेम ऐसा क्राइसिस आईएमएफ ने हमें भी बेल आउट दिया था, इंडिया को भी बेल आउट दिया था 1991 में। और उस टाइम पे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना रह गया था, लेस देन $1 बिलियन। 1 बिलियन भी नहीं बचा था। देखो आज की जनरेशन के लिए तो, आज अगर आप इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व देखते हो 650 के आसपास है। इंडिया का आज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 650 बिलियन के आसपास है। और उस टाइम पे तो ऐसा था कि 1 बिलियन भी नहीं था। तो हम आईएमएफ के पास जाते हैं, आईएमएफ से बोलते हैं कि भाई पैसे दे दो। आईएमएफ बोलता है 7 बिलियन का लोन ले लो, बट उस पर कंडीशन लगा देता है। और वो कंडीशन ये थी कि आपको अपनी इकोनॉमी को लिबरलाइज करना पड़ेगा, प्राइवेटाइज करना पड़ेगा, ग्लोबलाइज करना पड़ेगा। इन तीनों के बारे में कभी सेपरेट में हम पढ़ेंगे। और यही हमारा 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म था, आईएमएफ की कंडीशंस को फुलफिल करना। ओके, सो देखो कहाँ से हम स्टार्ट हुए थे और कहाँ तक पहुंचे, हमारा इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी पता चला। तो ऐसे दिस इज द वे आई टीच। ओके, सो व्हाट इज लिबरलाइजेशन, जस्ट बेसिक इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। लिबरलाइजेशन का मतलब है, रूल्स को रिलैक्स करना, रूल्स को बहुत इजी बनाना, बिजनेस फ्रेंडली बनाना, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन कम से कम हो, गवर्नमेंट की इंटरवेंशन को रिड्यूस करना। तो इसको बोलते हैं लिबरलाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब हर सेक्टर में प्राइवेट बंदों को अलाउ करना। फॉर एग्जांपल 2020 में हमने अपने देश के स्पेस सेक्टर को प्राइवेटाइज कर दिया। इसका मतलब ये है कि अब हमारे देश का कोई प्राइवेट बंदा स्पेस सेक्टर में भी जा सकता है। लाइक इफ यू वांट टू प्रोड्यूस रॉकेट्स, यू कैन प्रोड्यूस। 2022 से पहले अगर कोई हमारे देश का ऐसा बच्चा होता कि सर
एलन मस्क से भी अच्छा मैं रॉकेट बना सकता हूँ। इवन एलन मस्क ने मेरे ही सीक्रेट ब्लूप्रिंट्स को लेके वो रॉकेट बनाया है, मैं बना सकता हूँ, बट यू कैन नॉट डू दिस, क्योंकि प्राइवेट बंदा अलाउ ही नहीं था कि सिर्फ इसरो ही करेगी, इसरो ही करेगी। व्हाट इज इसरो? हमारे देश की स्टेट ओन्ड स्पेस सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन है इसरो, तो अब हमने अलाउ कर दिया। तो 1991 से पहले तो कुछ भी नहीं था। 1991 के बाद अगर आप देखोगे प्राइवेट एयरलाइंस आई और बैंकिंग में प्राइवेट सेक्टर के लोग आए, टेलीकॉम में आए, ये बहुत सारे एग्जांपल है, मैनी मोर एग्जांपल्स। ग्लोबलाइजेशन का मतलब है कि अपने आप को बिजनेस फ्रेंडली बनाना और इंडियन इकोनॉमी को वर्ल्ड की इकोनॉमी से कनेक्ट करना, मूवमेंट ऑफ कैपिटल, इजीली बाहर से पैसा लोन पे ले लो दे दो, मूवमेंट ऑफ पीपल, मूवमेंट ऑफ कंपनी, तो ये है ग्लोबलाइजेशन। तो आई होप कि यहाँ से जो हमने बांग्लादेश से रिलेटेड जर्नी स्टार्ट की थी आप सबको समझ में आई होगी। तो Yes, sir. अभी ठीक है, अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. Clear है. Good Okay. question. यस, सो थैंक यू। पहले तो धन्यवाद, आप लोगों ने कम से कम क्वेश्चंस पूछे। अदरवाइज मुझे, मैंने बोला ना, ऑनलाइन मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को खुद पढ़ा रहा हूँ। तो थैंक यू। या प्लीज आस्क व्हाटएवर यू वांट टू आस्क। जैसे अभी आप फिगर्स बता रहे थे कितना लोन लिया, तो हम Excuse me, sir. पॉइंट ऑफ व्यू से ओके ओके, वन बाय वन बच्चा, वन बाय वन। या पहले पहले क्वेश्चन पूछेगा। ओके बच्चा, वॉइस नहीं आ रही, जस्ट रेज योर हैंड, और जो भी किसी को भी पूछना है तो मैं बता दूंगा फिर। हाँ ओके, वन बाय वन सुनते हैं। तो पहला ये है, मैं आपका नाम प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा हूँ। अस ओके, जो भी है मैम। ओके प्लीज आस्क। सर मुझे ये पूछना था कि मतलब बांग्लादेश को फ्री कराने के लिए इन 1971 एन ऑपरेशन which operation was led by Indian Army to free Bangladesh from Pakistan dominancy? Yes, sir. मुझे भी पूछना ही था. ओके बाकी ठीक है, इस पे डिस्कशन करेंगे। और कोई एनालिटिकली कुछ पूछना है? नहीं। ओके बाकी ठीक है, आपका ही क्वेश्चन हो गया। बाकी खुशी, आपका क्या क्वेश्चन है? खुशी यू कैन आस्क। मैं पूछ रही थी कि आप जो फिगर्स बता रहे थे वो एक्सप्लेनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से है या फिर हमको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से समझने का है? कौन सी मैंने फिगर बताई मैम? फिगर सारी, मतलब फिगर सारी Sorry, I नियर टू रियलिटी है। नहीं मतलब क्या हमको वो याद रखनी पड़ेंगी? सी ये बेसिक डेटा है, दीज आर नॉट समथिंग लाइक कि बहुत साई-फाई है। इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है? 650, ये पता होना चाहिए। 1998 में क्या सिचुएशन थी? 572 है. कितना? 572 है सर. ओके, ऑल टाइम अभी हाई को टच करके गया है, अभी 1-2 महीने में डिप्लीट हो गया होगा। जस्ट अराउंड रफली याद रखो 600 के आसपास है। Yes, इट डजंट मैटर, ठीक है। yes. ओके बाकी हाँ, ये सी देखो 1991 वाला कोई डेटा है वो याद नहीं रखना है, लेकिन देखो ये डेटा याद रखने की कोशिश मत करो, बट यू शुड हैव दिस थिंग इन माइंड कि अच्छा इतना है, लगभग इतने के आसपास है, ठीक है ना। रटने की कोशिश नहीं करना है कि आप Okay, में से sir. कुछ लोग रट्टाफिकेशन ही स्टार्ट कर दो, वो नहीं करना है। ओके खुशी आपका हो गया। देन योगेश्वरम सर, आप बताइए आपका क्या क्वेश्चन है? Sir, one humble request, like, can you teach me bilingual, sir? So I can't understand Hindi. ओके यार, मेरी है ना, माई इंग्लिश इज नॉट दैट गुड, एंड जब मैं पीडीएफ पढ़ाता हूँ तो उस टाइम पे तो मैं पीडीएफ में जो लिखा होता है वो एक्सप्लेन करना होता है, बट व्हेन आई एम टीचिंग लाइक रैंडमली, व्हेन आई एम टीचिंग रैंडम थिंग्स, तो उस टाइम पे थोड़ा मतलब इंग्लिश अच्छी नहीं है मेरी। अब मैं इसमें ज्यादा हेल्प नहीं कर सकता, बट इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट्स यू कैन ऑलवेज आस्क, ठीक है। Yeah, okay, okay, sir. Thank you. ओके नॉर्मली यहाँ पे मैं, अगर मैं इफ आई एम यूजिंग पीडीएफ तो वो मैं सारा आपको बता दूंगा, उसमें कोई इशू नहीं है। बट नॉर्मली क्या होता है ना, मैं रैंडम ही सारी चीजें मिक्स करके पढ़ाता हूँ, तो उसमें थोड़ा सा इशू होता है, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। ओके सो ओके एंड ओके, लास्ट बच्चा जिसका भी कोई भी डाउट है पूछ लो, फिर मैं कर ही रहा हूँ वापस एक्सप्लेन आपको। तो ऑपरेशन का नाम बता दीजिए। हाँ बस बता रहा हूँ, उसको मैं डिस्कस ही कर रहा हूँ।
ओके ठीक है, अब इसको लेके आगे चलो। तूने नेट बंद किया है क्या बाबू? बाबू नेट बंद किया है क्या? ओके सो आते हैं। ओके सो ये वाला क्या हमारा ऑपरेशन था राइट नाउ, अभी रिकॉल मैं नहीं कर पा रहा हूँ, थोड़ा सा ध्यान नहीं है। एक दो इसमें था लाइक कि ऑपरेशन एक जैकपॉट था, बट वो हमारा नहीं था, वो बांग्लादेश की जो फोर्स थी, जो रिबेल ग्रुप था उसका था। बट ये मैं आपको चेक करके बता दूंगा, राइट नाउ फैक्चुअली मैं मेमोराइज नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। ओके सो अब इससे रिलेटेड थोड़ा अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाई बांग्लादेश इज टू क्रिटिकल फॉर इंडिया। तो अभी इसमें पहला पॉइंट ये है कि बांग्लादेश से रिलेटेड अभी अभी हमारा क्या रिलेशन चल रहा है, और अभी चाइनीज एंगल क्या है, हाउ चाइना इज मैनिपुलेटिंग बांग्लादेश, और क्या कर रहा है अभी। तो अभी प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, आजा ड्रॉ का ऑप्शन। ये थोड़ा कभी कभी वन नोट नहीं है, ये हैंग हो जाता है। ओके चलो कुछ सेकंड वेट ही कर लेता हूँ। ओके सो अभी बांग्लादेश क्या है, तो दो तीन बातें हैं। एक तो बांग्लादेश और इंडिया के रिलेशन से रिलेटेड यहाँ पे ज्योग्राफी भी है। देयर इज अ रिवर जो आपकी सिक्किम से आती है बांग्लादेश में, विच इज तीस्ता रिवर, तीस्ता उसको बोलते हैं। तो एक तो आपका ये है, प्लस दूसरा, अरे यार हो जाओ, मैं इसको एक बार ऑन करके ऑफ कर रहा हूँ, इसको वन नोट। ओके सो अभी करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, व्हाई यू शुड रिमेंबर बांग्लादेश, और क्या बांग्लादेश से रिलेटेड अभी चल रहा है। तो करंट कॉन्टेक्स्ट क्या है, सर उनका करंट एग्रीमेंट कॉन्टेक्स्ट साइन हुआ है। सी ऐसे ऐसे ये छोटे मोटे एग्रीमेंट है ना, इनको बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, नो वन इज गोना टू आस्क। एक मेजर जो अंडर करंट है ना उसे पढ़ो, कोई कीवर्ड न्यूज में उसे पढ़ो, कोई मेजर कुछ हुआ है तो वो याद रखना है। एग्रीमेंट्स तो चलते रहते हैं। ओके सो ये फिर आ गया टेक्स्ट वाला इशू। सर ये एग्रीमेंट्स और ट्रेड वगैरह जो भी चल रहा है इनको इतना रिमाइंड नहीं रखना। नहीं ऐसे याद नहीं रखना है। सी एग्रीमेंट कोई अगर जब तक मेजर कुछ गेम चेंजिंग नहीं हुआ है, लाइक कि वो डिसाइड करता है कि वो हमारा डिफेंस पार्टनर बन रहा है, कुछ मेजर हम खरीद रहे हैं, कुछ मेजर वो हमसे लाइक वो हमसे तेजस खरीद रहा है, उसको लेके एक एग्रीमेंट हुआ है, तो इन दैट केस वो सही होता है। अदरवाइज ये तो चलता रहता है, नॉर्मल है। तुम डेली 10 देशों के साथ हम कोई एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं,
तो करंट याद रखना है, Yes. एक तो आपको याद रखना है तीस्ता वाटर डिस्प्यूट, तीस्ता, देयर इज अ रिवर कॉल्ड तीस्ता। इसमें मैंने क्या कुछ सेटिंग छेड़ दी है इसकी। सो देयर इज अ रिवर कॉल्ड तीस्ता, तो इस तीस्ता रिवर को लेकर डिस्प्यूट चल रहा है, पहला पॉइंट आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट, देयर आर 2 ग्रुपिंग्स जिसमें इंडिया और बांग्लादेश मेंबर हैं, आशियान, आशियान, एंड दूसरी ग्रुपिंग है बिम्स्टेक, बिम्स्टेक। इन दोनों ग्रुपिंग के बारे में आईआर में हम पढ़ेंगे बार बार। तीसरा आपको याद रखना है, इंडिया क्या कोशिश कर रहा है, एक BBIN बना रहा है, BBIN, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल का हम एक रोड कॉरिडोर बना रहे हैं, रोड कॉरिडोर बना रहे हैं। तो वो थोड़ा सा न्यूज में है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, दिस इज नेपाल, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ऐसे करके हम एक रोड कनेक्टिविटी बना रहे हैं, तो वो है। प्लस चौथा, जब भी आप नॉर्थ ईस्ट की बातें कर रहे हैं ना, नॉर्थ, आई गेस कुछ नॉर्थ ईस्ट के भी बच्चे होंगे क्लास में, जब भी नॉर्थ ईस्ट की हम बात करते हैं स्पेशली कनेक्टिविटी की, तो वहां पे बांग्लादेश एक मेजर रोल प्ले करता है। तो ये आपका हो गया कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट, कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी टू नॉर्थ ईस्ट। ये कैसे आप देखिए कि अगर आप नॉर्मली इंडिया से नॉर्थ ईस्ट जा रहे हैं, इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है। बट आप देखो कोलकाता से डायरेक्टली अगर बांग्लादेश हमें एक पासेस दे दे, तो सीधा आप नॉर्थ ईस्ट के एरिया को एक्सेस कर सकते हैं। तो कई सारे यहाँ पे एग्रीमेंट भी हमारे हुए हैं जिनसे बांग्लादेश ने हमें कनेक्टिविटी दी है, कनेक्टिविटी एक्सेस दिया है। तो ये अभी 4-5 मेन पिलर्स हैं। और एक और चीज है जहां पे आप बांग्लादेश से थोड़ा सा सीख सकते हो, विच इज कभी आपको केस स्टडी में बताना हो, वो आपको बताना पड़ेगा बांग्लादेश का टेक्सटाइल सेक्टर। सी 2018 तक वर्ल्ड की 50% जो क्लोथ्स मैन्युफैक्चर होते थे वो आपके चाइना में होते थे। अब चाइना धीरे धीरे करके लेबर कॉस्ट इंक्रीज हो रहा है एंड चाइना थोड़ा और एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जा रहा है। So there is a and trade war also. There is a space which is vacated by China और उस स्पेस को इंडिया ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। There are 2 players, बांग्लादेश एंड वियतनाम। आपने कई बार देखा होगा, क्लोथ्स देखते हो तो मेड इन वियतनाम, मेड इन बांग्लादेश की आपको ब्रांड मिलती है। तो यहाँ पे ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। तो ये 3-4 मैंने आपको कॉन्टेक्स्ट बताए हैं, इनसे ही ये रिलेवेंट है। और उसके बाद अब जस्ट मैं आपको एक रिकैप दे रहा हूँ जो आपको इस क्लास के बाद ये 3-4 बातें याद रखनी है। एक तो 1971 की वॉर बांग्लादेश, क्योंकि मोदी जी ने जिक्र भी किया है, थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाती है। उसके बाद इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट, थोड़ा हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब याद रखिएगा। फिर आपको यह है कि इसकी जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत फास्ट है, पर कैपिटा इनकम हमसे ज्यादा चला गया था, IMF बेल आउट देता है और नियरली इस बार अभी पाकिस्तान को भी बेल आउट दिया है, श्रीलंका भी डिस्कशन में है, बांग्लादेश भी डिस्कशन में है। तो जब भी हम IMF के बारे में पढ़ेंगे, यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ IMF बेल आउट, क्या कंडीशंस होती हैं, वो आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद 1991 में इंडिया का क्या क्राइसिस था, इंडिया का रफली फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, LPG क्या है, और इन तीनों की डिफाइनेशन। तो ये लगभग 10-15 कॉन्सेप्ट हो गए हैं यहाँ पे, और हमने स्पेस को जो प्राइवेटाइज किया है। और एक और आपको याद रखना है, ऑयल प्राइस, ऑयल प्राइस, ऑयल प्राइस क्यों राइज हो रहे हैं, मैंने डिस्कशन ही कर दी है, तो इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूं। सो देयर इज अ ग्रुपिंग कॉल्ड ओपेक, ओपेक। तो ये क्या है, वर्ल्ड का जो 70% ऑयल एक्सपोर्ट है वो ये ग्रुपिंग करती है, ओपेक। और इन्होंने देखा कि यार 2020 में हर देश की इकोनॉमी ऑलमोस्ट नेगेटिव हो गई, एंड स्पेशली वो देश जो आपके ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है, ऑयल एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है या टूरिज्म पे डिपेंडेंट है, तो इन देशों में तो बिल्कुल ही आपका इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया। तो यहाँ पे इस ओपेक ग्रुपिंग ने, लेड बाय सऊदी अरेबिया, इन्होंने क्या किया, इन्होंने ऑयल की प्रोडक्शन को कट कर दिया, डेलिबरेटली ऑयल की प्रोडक्शन को कम कर दिया है, और इसकी वजह से आप देखते हो ऑयल प्राइस इंटरनेशनली राइज हो रहा है। इट इज अ मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियल स्कैरसिटी क्रिएट किया, और उससे आपके ऑयल प्राइस राइज हो रहे हैं। और ऑयल प्राइस राइज होने से दुनिया भर में, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन की बैकबोन इज डीजल, डीजल ट्रक्स, तो जैसे ही इन्होंने यहाँ पे इसको
ऑयल की प्रोडक्शन को कट किया, डीजल के प्राइस बढ़े, क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़े, इंटरनेशनली ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ी, एंड ये इन्फ्लेशन में रिफ्लेक्ट हुआ। तो आप ज्यादातर देशों में देखोगे उनमें इन्फ्लेशन का क्राइसिस चल रहा है, तो ये सारा इसी से रिलेटेड है। एंड यहाँ पे वन ऑफ द डोमिनेंट प्लेयर वाज सऊदी अरेबिया, एंड जो भी एक वो होता है ना लास्ट नेल इन कॉफिन, वो दे दिया रशिया यूक्रेन वॉर ने। तो जैसे ही रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया, पूरे वेस्ट ने सैंक्शंस लगा दिए रशिया पे, एंड वेस्ट इज ट्राइंग टू डिक्रीज देयर एक्सपोर्ट इंपोर्ट फ्रॉम रशिया। तो वो रशिया से कम इंपोर्ट कर रहे हैं, तो वो अगेन गल्फ कंट्री के पास आएंगे, तो गल्फ कंट्री की रिलेवेंस और बढ़ गई, और ऑलरेडी एक लेस सप्लाई वाली ऑयल की मार्केट में और ज्यादा डिमांड बढ़ गई, क्योंकि वर्ल्ड अब रशिया से नहीं खरीद रहा है। तो पहले तो ओपेक कंट्री ने डेलिबरेट डिसाइड किया, फिर रशिया और यूक्रेन की वॉर के बाद सिचुएशन और वर्स हुई। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। तो यहाँ पे 2-3 इवेंट है। यस हाँ बच्चों बोलो। नो सर। ठीक है, ये कनेक्ट कर पा रहे हो ये ओपेक वाला पॉइंट? यस। हाँ, तो इंडिया में भी इसको लेके बहुत इन्फ्लेशन आ गई। अब मैं आरबीआई का रोल भी तुम्हें यहाँ पे बता देता। मैंने कोई सेटिंग इसकी छेड़ दी है आईपैड की, शायद इसलिए दिक्कत कर रहा है। ओके, सो मैंने आपको 2-3 पॉइंट बताए। इसमें मेन कंट्री है सऊदी अरेबिया। सऊदी अरेबिया ने यहाँ पे ऑयल की प्रोडक्शन को डिक्रीज किया, और उसके बाद से लेके ऑयल प्राइस ऑलमोस्ट आपका 100% इंक्रीज हो गए, 100% इंक्रीज हो गए। और इसके बाद प्लस फिर आपका रशिया यूक्रेन वॉर हुआ। रशिया यूक्रेन वॉर इसने क्या किया, अब वेस्ट है जो सबसे बड़ी मार्केट है यूरोप, तो यूरोप ने अपना इंपोर्ट डिक्रीज कर दिया फ्रॉम रशिया। अब ऑयल की तो इनको जरूरत है, अब ये भी किसके पास जा रहे हैं, इन्हीं गल्फ कंट्रीज के पास। तो ऑलरेडी प्राइस हाई हो रहे हैं। इससे क्या इफेक्ट हो रहा है इंडिया जैसे देश में? अब हम ऑलमोस्ट इंडिया का अगर आप डेटा देखेंगे तो इंडिया ऑलमोस्ट अपना 80% ऑयल इंपोर्ट करता है, और उसके लिए लगभग हमें पेमेंट करना पड़ता है 100 से लेके 150 बिलियन डॉलर, एंड 1 बिलियन इक्वल टू 1 बिलियन इक्वल टू एक सेकेंड, रॉबर्ट टचेस ऑफ है। ओके, 1 बिलियन डॉलर इक्वल टू, अगर आप आपका भी देखते हैं तो लगभग 8,000 करोड़ रुपी। when $1 इक्वल टू 80 रुपी, तो 1 बिलियन डॉलर में 8,000 करोड़ रुपए। नाउ यू कैन इमेजिन कि कितना बड़ा पार्ट हम इंपोर्ट करके बेच देते हैं। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? दैट्स अ प्रॉब्लम। इसका सॉल्यूशन भी कभी हम डिस्कस करेंगे। अब जस्ट 2 मिनट और रुक जाइए, इस पर मैं थोड़ा सा और आगे वैल्यू ऐड कर दूं। तो इंडिया इंपोर्ट करता है, और ये मेनली यूज होता है डीजल व्हीकल में, डीजल यूज होता है ट्रांसपोर्टेशन के लिए ट्रक्स में, और ट्रक्स अब डीजल के रेट इंक्रीज हो रहे हैं, तो ट्रक अपना ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ा रहा है। मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है? आ जाएगी, नेटवर्क इशू होगा। और इससे फिर हमारे देश में हो रही है इन्फ्लेशन। अब हमारे देश में इन्फ्लेशन इज गुड और बैड दूसरा कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे देश में जून 2020 में हमारे देश में इन्फ्लेशन हो गई है 6% प्लस। और हमारे देश में आरबीआई को जो टारगेट दे रखा है कि आपको जो इन्फ्लेशन मेंटेन करनी है, आपको जो इन्फ्लेशन, क्या हो रहा है इसमें बार बार, आपको जो इन्फ्लेशन मेंटेन करनी है वो मेंटेन करनी है 4 से 6 के बीच में। तो अभी इन्फ्लेशन अब ज्यादा हो रही है, तो उसका इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है, तो अभी इन्फ्लेशन ज्यादा हो रही है, इन्फ्लेशन की वजह से 4 to 6 का आरबीआई के पास टारगेट है, और क्योंकि इन्फ्लेशन ज्यादा हो गई है तो आरबीआई को अब इंटरेस्ट रेट बढ़ाना होगा, और आरबीआई पिछले 3-4 महीनों से इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा है। यानी कि जब भी आप इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हो इन्फ्लेशन कम होती है। अब वो एक दूसरा कॉन्सेप्ट है, वो भी हम कभी पढ़ेंगे। तो आई होप अब ये जो मैंने आपको जितना भी ये इशू एक दूसरे से कनेक्ट करके दिखाया है, ये मैंने थोड़ा छोटा कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है।
अब इससे रिलेटेड यू कैन आस्क वॉट एवर यू वॉन्ट टू। यस, मैसेजेस नहीं है। ओके गुड। तो कुछ कोई डाउट बच्चों? सर ये आप क्लास यूट्यूब पे अपलोड करेंगे क्या? मैम ये मतलब ये एक बार आपको एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना होगा, इट्स नॉट इन माय हैंड। एडमिनिस्ट्रेशन आपको बताएगा अपलोड हो गया नहीं, मतलब वो मैं नहीं करता हूँ, दैट्स नॉट माय जॉब। ओके, सो आप यहाँ पे देख ही लेना। इन्फ्लेशन मैंने बोला कि 6% प्लस को क्रॉस कर गई। आरबीआई को इन्होंने टारगेट दे रखा है, इस टारगेट को याद रखना। टारगेट है बेसिकली 2% और प्लस -2, यानी कि ऊपर जा, सॉरी 4% +-2, यानी कि अपर टारगेट है 6 का, लोअर टारगेट है 2 का, इसके बीच में इन्फ्लेशन होनी चाहिए। अब इन्फ्लेशन 6 के लेवल को ब्रीच कर गई, तो आरबीआई को इन्फ्लेशन कम करनी है। आरबीआई कैसे कम करता है, ये कॉन्सेप्ट कैसे काम करता है कभी बताऊंगा, अभी के लिए याद रखना। जब भी आप किसी देश में इंटरेस्ट रेट कम करते हो, इंटरेस्ट रेट जब आपने कम किए तो उससे कैश फ्लो इंक्रीज हो जाता है, और कैश फ्लो इंक्रीज होगा तो डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो इन्फ्लेशन होगी। अब अगर आपके देश में आप उल्टा करते हो, इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हो, तो कैश फ्लो कम हो जाएगा, कैश फ्लो कम होगा तो डिमांड कम होगी, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन कम होगी। तो आरबीआई के पास टूल होता है इधर टू इंक्रीज डिक्रीज इंटरेस्ट रेट और इंक्रीज इंटरेस्ट रेट। अब ये डिसाइड करता है इन्फ्लेशन है या नहीं, और इसी को हम बोलते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। ओके, तो ये मैं एक अलग डायमेंशन में ले गया। अब मैं आपको एक और डायमेंशन में ले जा रहा हूं कि इंडिया बहुत ज्यादा ऑयल इंपोर्ट करता है। व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम, और व्हाट इंडिया इज डूइंग टू सॉल्व दैट इशू। तो पहला तो आपके पास ऑप्शन ये है कि अपनी इंटरनल प्रोडक्शन बढ़ाओ, ठीक है। अब ऑयल रिसोर्स ही नहीं है तो कहां से बढ़ाओगे, दैट्स अ वेरी लेस फीजिबिलिटी। दूसरा ऑप्शन, अब हम क्या बोल रहे हैं, ई व्हीकल। ई व्हीकल को देखो गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है। तीसरा ऑप्शन है कि आप जितना भी, अगर ऐसा हो कि क्रूड ऑयल का ही कोई रिप्लेसमेंट मिल जाए तो इसका रिप्लेसमेंट है बायोफ्यूल, एथेनॉल और मैथनॉल। इन पे गवर्नमेंट थोड़ा काम कर रही है, एथेनॉल पे काम कर रही है, मैथनॉल पे काम कर रही है, ई व्हीकल पे काम कर रही है। तो यहाँ पे हम कुछ कोशिश कर रहे हैं कि कैसे हम अपनी ऑयल डिपेंडेंसी को कम कर सकते हैं। और याद रखिए, देयर वाज अ स्टेटमेंट बाय फाइनेंस मिनिस्टर कि देयर आर इवन टुडे इन 2020 देयर आर टू थिंग्स कि जो इंडियन इकोनॉमी को फाउंडेशन से काइंड ऑफ वीकन कर देती है, और फाउंडेशन से हिला देती है, शेक कर देती है, और वो हमारी गवर्नमेंट के ही हाथों में नहीं है। पहला है ऑयल प्राइस का राइज होना, ऑयल प्राइस का बढ़ना। अगर ऑयल प्राइस बढ़ता है तो ये हमारी इकोनॉमी को बहुत नेगेटिवली इफेक्ट करता है, बट इंडिया डू नॉट हैव एनी ऑप्शन टू डू एनीथिंग इन दिस। आपको जस्ट उस शॉक को बियर करना होता है। और दूसरा आपका होता है फेलियर ऑफ मॉनसून। फेलियर ऑफ मॉनसून, जब भी मॉनसून फेल हो जाता है, क्योंकि हमारे देश के आज भी लगभग 45% फार्मर डायरेक्टली रेनफॉल पे डिपेंडेंट है, और जब भी रेनफॉल वीक हुआ, इन फार्मर्स की एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम हो जाती है। एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन कम हुई तो एग्रीकल्चर एक स्ट्रेस डेवलप हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाती है, इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल नहीं मिल पाता उन्हें। तो ये दो चीज ऐसी हैं कि हमारे देश के हाथ में भी नहीं है और हमें बहुत फंडामेंटली अफेक्ट करती है। ओके, तो ये जो मैंने एक तरफ से एक इशू चलाया था, लगभग इसमें आपके 20-20-30 पॉइंट्स हो गए होंगे। इससे अब ऐसे ही एक छोटा सा इशू और डिस्कस कर लेंगे। किसी भी डायमेंशन में पाकिस्तान को स्टडी कर लेते हैं, या चाइना को भी, एनी अदर थिंग जो आप बोले। तो 2 मिनट का टाइम है, इसको ऑब्जर्व कर लो, और दूसरा इशू बता दो, इधर टू डिस्कस चाइना और टू डिस्कस पाकिस्तान, ऐसे होलिस्टिकली।
ठीक है, तो डिस्कस करते हैं चाइना को। चाइना, ओके, सो लेट्स डिस्कस चाइना। तो राइट नाउ as you can see, China is one of the neighboring country of India. हमारा नेबर है, तो बॉर्डर भी शेयर करता है एंड बॉर्डर डिस्प्यूट भी है। तो अभी आप चाइना से रिलेटेड देखते हो तो दो तीन बातें आपको थोड़ा सा ध्यान में होंगी। एक तो ये लोकेशन याद रखना, हांगकांग। तो हांगकांग से रिलेटेड क्या है कि हांगकांग 1989 तक ये था आपका ब्रिटेन के पास, यूके के पास। बट क्योंकि यूके तो एक कॉलोनियल पावर था, तो इसको ट्रांसफर कर देते हैं चाइना को। बट देयर वाज अ कैच कि यूके ने इसको बना दिया डेमोक्रेटिक, बट पूरा चाइना तो डेमोक्रेटिक नहीं था। अब ऐसे में यूके क्यों अपने डेमोक्रेटिक लोगों को एक कम्युनिस्ट चाइना के पास देगा? तो यहाँ पे ये बोलता है कि ठीक है, मैं हांगकांग को आपको ट्रांसफर कर दूंगा, बट यू हैव टू एंश्योर कि हांगकांग विल बी अ डेमोक्रेटिक कंट्री, मतलब डेमोक्रेटिक टेरिटरी, नॉट कंट्री। तो चाइना एक एग्रीमेंट साइन करता है, और आपने कई बार सुना होगा वन कंट्री टू सिस्टम। यस सर। यस, वन कंट्री टू सिस्टम। तो ये फ्रेज यूज होता है हांगकांग के लिए, चाइना के लिए, जहां पे पूरा हांगकांग आपका डेमोक्रेटिक होगा और चाइना कम्युनिस्ट होगा, इवन पॉलिटिकली। अब होता क्या है, धीरे धीरे करके जिन लोगों को प्रोटेस्ट करना होता था, क्योंकि बाकी चाइना में प्रोटेस्ट की परमिशन नहीं थी, तो बाकी चाइना के लोग हांगकांग में आके प्रोटेस्ट करते थे। तो चाइना ने, जब ये कोविड हो रहा था 2020 में, हांगकांग में कुछ रूल्स लाके, लॉज लाके, डिफैक्टो उसको बाय लॉ काइंड ऑफ एक डेमोक्रेसी को ऑलमोस्ट खत्म कर दिया है हांगकांग से। तो ये फ्रेज आपको याद रखना है, वन कंट्री टू सिस्टम। तो याद रखिएगा, बहुत सारी रैंकिंग में, वर्ल्ड बैंक की रैंकिंग देखोगे, उसमें तुम्हें चाइना भी दिखेगा और हांगकांग भी दिखेगा। हांगकांग एक इज अ सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट, सेपरेट इकोनॉमिक यूनिट है, बट पॉलिटिकली हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। उसके बाद जब आप आगे पढ़ते हो तो एक ये हो गया, दूसरा ये ताइवान वाला इशू है। तो ये ताइवान वाला है इशू। नाउ एज पर चाइना, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना, and as per Taiwan they are an independent country and Taiwan एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। तो अब इसमें क्या है, एक फ्रेज बहुत यहाँ पे ये रहता है, वन चाइना पॉलिसी। तो वन चाइना पॉलिसी में क्या है, एज पर चाइना हांगकांग इज अ पार्ट ऑफ चाइना, और जो देश वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं वो देश मानते हैं कि यस, ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना। इवन जब हमारा ये डोकलाम मुद्दा सॉल्व नहीं हो रहा था, एंड तो हमारे भी कई बार हमने भी ये डिप्लोमेटिकली यूज किया है कि इंडिया विल आल्सो हैव टू रीथिंक अबाउट इट्स वन चाइना पॉलिसी। मतलब वी आर सेइंग कि ओके, डिस्प्यूट सॉल्व नहीं कर रहे हो ना, तो वी आर गोना टू टेक अदरवाइज स्टैंड ऑन ताइवान। तो वन चाइना पॉलिसी को शायद हम रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, बट अगेन देयर आर कॉन्सिक्वेंसेस आल्सो। अभी जब भी कश्मीर पे कुछ होता है, चाइना खुल के नहीं बोलता है, चाइना भी बोलता है ओके, इंडिया और पाकिस्तान सॉल्व दिस इशू बायलैटरली। कल को अगर हम ताइवान पे क्वेश्चन उठाएंगे तो चाइना कैन आल्सो से कि ओके, कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और उसको डायरेक्टली हेल्प करनी स्टार्ट कर दे। राइट नाउ इज आल्सो चाइना इज हेल्पिंग इनडायरेक्टली पाकिस्तान, बट तब वो डायरेक्टली हेल्प करना स्टार्ट कर। ओके, सो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ओके, अब इंडिया में अगर आप देखते हो तो अब एक टाइमलाइन ही ड्रॉ कर लेते हैं, जैसे बांग्लादेश के साथ किया था।
इसका डिफेक्टो बार बार टेक्स्ट मोड ऑन हो रहा है, डू नॉट नो व्हाई इज इट। ओके, सो मैं वर्बली आपको ही बता रहा हूँ जब तक चालू स्टार्ट ये नहीं हो रहा है। सो चाइना इज द लाइक मैन्युफैक्चरिंग हब ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्ल्ड की ऑलमोस्ट 27% मैन्युफैक्चरिंग इज डन बाय चाइना, ऑलमोस्ट 27%। व्हेन यू कंपेयर दिस विद इंडिया, India only contributes 4% of world manufacturing, only 4%, but China contributes 27% of world manufacturing. और आप कोई भी प्रोडक्ट अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो, मोस्ट ऑफ द टाइम इट इज फ्रॉम चाइना। तो इंडिया चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करता है, ऑलमोस्ट इंडिया 70-80 बिलियन का इंपोर्ट करता है, 80 बिलियन का इंपोर्ट कर रहा है, जस्ट इमेजिन। तो बहुत ज्यादा हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं और एक्सपोर्ट कुछ नहीं करते। हमारा एक्सपोर्ट इज हार्डली 25 बिलियन है। तो ऑल ओवर अगर आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट देखें तो 100 बिलियन से भी ज्यादा इस बार का अगर आप लेटेस्ट डेटा देखेंगे तो 115-20 बिलियन के आसपास इंडिया ट्रेड करता है चाइना के साथ। एंड चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया डिस्पाइट द 2020 गलवान इंसिडेंट व्हेन आवर सोल्जर्स वर किल्ड बाय चाइनीज आर्मी। हमारा ट्रेड ब्लो अप होता जा रहा है। तो चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑफ इंडिया एंड अभी भी ये बिल्कुल सही फैक्ट है। तो अब इंडिया के सामने भी कई सारे इशू हैं कि एक तरफ तो चाइना हमारा वन ऑफ द एनिमी है और दूसरी तरफ चाइना के साथ हमारे इतने अच्छे ट्रेड रिलेशन भी है, बहुत सारी चाइनीज कंपनियां इन्वेस्टमेंट भी लेके आ रही है और हम चाहते भी हैं कि चाइनीज कंपनियां इन्वेस्टमेंट करें इंडिया में। तो ये थोड़ा एक डाइसी सा गेम है चाइना के साथ। ओके, जस्ट एक मिनट मुझे तो क्या हो गया इसको। ओके, सो आ जाते हैं चाइना के साथ। तो अगर आप आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे क्या क्या फैक्ट्स है विच आर यूजफुल फॉर चाइना। सो पहला, चाइना के साथ चाइना इज द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। सबसे ज्यादा ट्रेड हम चाइना के साथ ही यूएस करते हैं। नहीं हो गया होगा इसमें ट्रेडिंग पार्टनर सी yes sir फाइनेंशियल I ईयर think after सी India China relations being hostile नहीं, इसमें क्या हुआ है ना, वो एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन में फर्स्ट पे है। ऑल ओवर जो ट्रेडिंग पार्टनर है, ऑल्दो ये डेटा फाइनेंशियल ईयर 2021-2022 में डिफरेंट था, 21 और सॉरी 2 में अभी ये जो चल रहा है इसमें डिफरेंट था, बट लार्जेस्ट हमारा ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएस इज वेरी क्लोज, दोनों में एक माइन्यूट डिफरेंस है। एक फाइनेंशियल ईयर में चाइना आ गया था, एक में यूएस आ गया था। ये फैक्ट है, सही फैक्ट है। So one of the largest trading partner है चाइना एंड बहुत सारी चाइनीज इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आ रही है इंडिया में। बहुत सारी जितनी भी चाइनीज इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां हैं सारी इंडिया में आ रही हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो इंटरनेशनली चाइना यूजफुल क्यों है, बहुत सारी ऐसी ग्रुपिंग है जहाँ पे इंडिया भी मेंबर है, चाइना भी मेंबर है। तो यहाँ पे हमारी ग्लोबल प्रोफाइल को बढ़ाने के लिए चाइना काम करता है। फॉर एग्जाम्पल आप लिखते रहना, मेरा ये पेन नहीं चल रहा है, मतलब ये आईपैड नहीं करने दे रहा है, डू नॉट नो व्हाई। तो पहला है लाइक कि ब्रिक्स एक ग्रुपिंग है 5 कंट्रीज की, BRICS। बी से आपका ब्राजील है, आर से रशिया है, आई से इंडिया है, सी से चाइना है, एस से साउथ अफ्रीका है। तो वहां पे 5 कंट्रियों में से चाइना इज वन ऑफ द पिलर। तो यस, वी नीड चाइना। उसके बाद आपका G20 है, G20 की मीटिंग इंडिया में होने वाली है एंड इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री में दिस विल बी दी वन ऑफ द
क्या मैं बोलूं, मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मीटिंग है, और अगर ये सक्सेसफुली हो जाती है तो इंडिया की ग्लोबल प्रोफाइल को ये बहुत बूस्ट करेगा। तो G20 में भी चाइना एक मेंबर है। और आप देखिए यूनाइटेड नेशन के बाद अगर कोई एक सबसे बड़ी ग्रुपिंग है जहां पे वर्ल्ड कम्युनिटी इकट्ठी होती है, ग्लोबल इश्यूज को डिस्कस करती है, दैट इज G20। एंड इट इज अ वेरी गुड न्यूज फॉर इंडिया कि इंडिया G20 की मीटिंग को होस्ट करने वाला है। तो पूरा इवन दिल्ली पुलिस वगैरह की तो ब्रीफिंग भी स्टार्ट हो गई है, क्योंकि दैट अ वेरी बिग बैंग इवेंट। तो G20 आपको याद रखना है। उसके बाद देयर इज ऑल्सो ग्रुपिंग शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, SCO। अब ये SCO है, तीसरा पॉइंट आपको लिखना है SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो बेसिकली क्या है, ये डील करता है आपका ये जो जितना भी आपका मिडिल ईस्ट का रीजन है। अगर आप चाइना से वेस्ट की तरफ जाएंगे और इंडिया के नॉर्थ में जाएंगे तो यू विल फाइंड देयर इज अ दिस इलाका वेयर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, और ये आपका इलाका हो गया कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, ये SCO के मेंबर हैं। तो आपका चाइना मेंबर है, रशिया मेंबर है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान मेंबर है, और इंडिया और पाकिस्तान भी मेंबर है। तो SCO में भी चाइना एक कॉमन पार्टनर है। लाइक पहला मैंने आपको बताया ब्रिक्स है, उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया G20 है, यहाँ पे चाइना हमारे साथ है। और दिस ईयर इंडिया इज गोना टू होस्ट द G20 मीटिंग दिस ईयर और नेक्स्ट ईयर के 2023 के स्टार्टिंग में। तो अभी डेट अनाउंस नहीं हुई है, वी आर गोना टू होस्ट दिस पर्टिकुलर इवेंट। और तीसरा है आपका SCO, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये आपका है सेंट्रल एशिया के लिए, सेंट्रल एशिया के लिए है। तो वहां पे इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर। तो यहाँ पे भी हमें चाइना चाहिए। और आपको ब्रिक्स में एक और चीज याद रखनी है, तो ब्रिक्स से रिलेटेड ब्रिक्स ने 2 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन भी बनाए हैं। जैसे एक है आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक, NDB, करंट अफेयर्स में आप पढ़ोगे, और दूसरा है आपका एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, AIIB। तो ये जो दोनों इंस्टीट्यूशन है, बोथ इंस्टीट्यूशंस आर लेड बाय ब्रिक्स नेशंस, एंड दीज आर लाइक कि ये एक आपका आंसर है टू वर्ल्ड बैंक एंड IMF। तो जब आप वर्ल्ड बैंक और IMF पढ़ेंगे, उनका काउंटर पार्ट एशिया में क्रिएट हो रहा है। नॉर्मली बात क्या है ना, वर्ल्ड बैंक और IMF वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बने थे, और ब्रिटेन वुड ट्विंस इनको बोलते हैं, 1944 में कन्वेंशन हुई थी। तो ये प्रेजेंट डे की रियलिटी को नहीं बता रहे हैं। लाइक इसमें अगर आप वोटिंग शेयर देखो तो US के पास ज्यादा है, ब्रिटेन के पास ज्यादा है। उस टाइम की जो कॉलोनियल पावर थी या उस टाइम की जो सुपर पावर थी, अब पिछले 70 सालों में पोजीशन चेंज हो चुकी है। नाउ इंडिया इज इकोनॉमिक पावर, चाइना इज इकोनॉमिक पावर। लाइक कि आप देखो ना वर्ल्ड की, अब आप चाइना को कितना भी क्रिटिसाइज कर सकते हो, बट जब आप जस्टिस की बात करते हो, चाइना $16 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, और चाइना की भी IMF में वोटिंग शेयर सिर्फ 6% है। और पता चल रहा है कि तुम्हें बहुत सारे ऐसे देश हैं, ब्रिटेन वगैरह, जिनकी $3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, लेकिन IMF में वोटिंग शेयर बहुत ज्यादा है। तो चाइना बोल रहा है कि, और रशिया भी यही बोलता है, इंडिया भी यही बोलता है कि ओके वी विल क्रिएट आवर पैरेलल इंस्टीट्यूशंस। तो वो NDB AIIB है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। और चाइना से रिलेटेड आपको याद रखना है, ब्रिक्स हो गया, G20, SC हो गया, और आपका ताइवान इशू हो गया। ताइवान में आपको याद रखना है वन चाइना पॉलिसी। तो इंडिया में अगर आप आते हो तो इंडिया से रिलेटेड 2-3 पॉइंट है। एंटायर बॉर्डर इज डिस्प्यूटेड। अगर आप इंडिया से रिलेटेड आते हो तो एंटायर बॉर्डर इज डिस्प्यूटेड, इंडिया का एंटायर बॉर्डर डिस्प्यूटेड है, एंटायर बॉर्डर इज डिस्प्यूटेड। कहीं पे कोई डिमार्केशन ही नहीं है, मतलब देयर इज नो फेंसिंग। कई बार इवन अगर मैं आपको इसमें थोड़ा और डीप बताऊं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट नहीं है, देयर इज नो लाइक कि ये हमारी टेरिटरी है, ये बॉर्डर होगा, ये ना तो इंडियन गवर्नमेंट ने बताया है ना ही चाइनीज गवर्नमेंट ने बताया। तो इट्स लाइक एक टेरिटरी जहां पे ओवरलैपिंग क्लेम्स है। लाइक इंडिया बोल रहा है यहाँ तक इंडिया है, चाइना बोल रहा है यहाँ तक चाइना है, तो ऐसे करके कुछ चल रहा है। इसलिए आपने देखा होगा, एंड मतलब बचपन में जब मैंने भी सुना था कि कई बार आप न्यूज में सुनते हो कि चाइना 70 किलोमीटर अंदर आ गया है आपके देश की टेरिटरी के, तो यू विल बी सरप्राइज कि वो 70 किलोमीटर कैसे अंदर आ गया है, क्या वहां पे सोल्जर्स नहीं थे?
तो इट्स लाइक अ टोटली डिस्प्यूटेड है, कहीं पे कुछ सर्टेनिटी नहीं है। ओके तो यहाँ पे थोड़ा और डिस्कस कर लेते हैं इसके बारे में, चाइना एंगल के बारे में। देखो ये मैप सबसे अच्छे तरीके से बताता है, ये वाला। तो एंटायर बॉर्डर यहाँ पे डिस्प्यूटेड है, आपका एंटायर बॉर्डर इज डिस्प्यूटेड, एंटायर बॉर्डर इज डिस्प्यूटेड। लाइक अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे ये जो जितना भी आपको बॉर्डर दिखा रहा है, ये कोई एग्रीड मैप नहीं है, ये किसी ने भी बना दिया, देयर इज नो एग्रीड मैप। हम कुछ और क्लेम कर रहे हैं, दिस इज इंडिया, चाइना क्लेम कर रहा है दिस इज चाइना। तो कहीं पे भी कोई बॉर्डर डिस्प्यूट, बॉर्डर सर्टेनिटी नहीं है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट होता है, उसको लेके बहुत सारे एग्रीमेंट है, लाइक वॉर भी हुई है, 1962 वॉर हुई है, उसके बाद में इसमें तो हम बहुत बड़ा एक एरिया ही हार गए थे। उसके बाद में आप देखोगे कि लाइक ये तो इन्होंने फाइट काइंड ऑफ दिखा दिया। हाँ ये देख लो आप। तो नॉर्मली आप देखोगे अरुणाचल प्रदेश को चाइना क्लेम कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो जम्मू एंड कश्मीर में क्लेम कर रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो उत्तराखंड का थोड़ा सा पार्ट है, यहाँ पे भी क्लेम कर रहा है। तो ये सारा एक ओवरलैपिंग क्लेम्स है। और अगर आप इवन जम्मू एंड कश्मीर को स्टडी करोगे तो जिसको हम मैप में दिखाते हैं, सारी टेरिटरी हमारे पास नहीं है। रेड वाला पार्ट 1962 वॉर में चाइना ने लीगली ऑक्यूपाई कर लिया था, अक्साई चीन का इलाका। और जो आप इंडिया के जम्मू एंड कश्मीर का नॉर्थ पार्ट देखते हो पीओके, ये तो ऑलरेडी पाकिस्तान के पास है, पीओके है। तो इट इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। ओके कभी भी ये नहीं बोलना है पीओके इज नॉट अ पार्ट ऑफ इंडिया। और यहाँ के लोग अपने आप को आजाद कश्मीरी बोलते हैं, कई बार बच्चे भी पूछते हैं सर आजाद कश्मीरी क्या है। तो पीओके इज अ पार्ट ऑफ इंडिया बट करंटली इज इन द फिजिकल पोजीशन ऑफ पाकिस्तान। ये मीडिया ने एक बार अमित शाह से भी पूछ लिया, आपने कई बार देखा होगा अमित शाह का बहुत सारे मीम भी बनते हैं कि जान दे देंगे, देश हमारा है, पीओके हमारा पार्ट है, जान दे देंगे उसके लिए। तो यही था वो। तो अगर आप इंडिया का मैप देखते हैं, यस अक्साई चीन, ये चाइना ने इसको इलीगली ऑक्यूपाई किया हुआ है, एंड ये पीओके है। ओके ये सबको पता ही है। तो कोई भी बॉर्डर यहाँ पे सेटलमेंट नहीं है। तो कुछ फैक्ट आप थोड़ा सा रख लेना, आईटीबीपी इज द सिक्योरिटी फोर्स जो इस बॉर्डर को मेंटेन करती है। उसके बाद अगर आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे, देयर इज लाइन जो इंडिया और चाइना को सेपरेट करती है, उसको बोलते हैं मैकमोहन लाइन। फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, मैकमोहन लाइन, MACMOHAN, मैकमोहन लाइन। बट इस मैकमोहन लाइन को चाइना रिस्पेक्ट नहीं करता है। चाइना ये बोलता है अच्छा ये बताओ, क्योंकि इस मैकमोहन लाइन के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर, सॉरी अरुणाचल प्रदेश इज अ पार्ट ऑफ इंडिया। तो चाइना ये बोलता है अच्छा ये बताओ ये मैकमोहन लाइन ड्रॉ किसने की थी। तो फिर ओके ये तो ब्रिटिशर्स थे। तो चाइना ये बोलता है कि कॉलोनियल पावर ने तो अपने इंटरेस्ट के लिए बॉर्डर्स को कैसे भी रीड्रॉ किया था, हम इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये आपका है मैकमोहन लाइन वाला एरिया, ये यहाँ पे मेंशन भी था मैकमोहन लाइन। तो ये भी आपको फैक्चुअली याद रखना। और यहाँ पे देखो एक डिस्ट्रिक्ट है तवांग डिस्ट्रिक्ट, ये तवांग डिस्ट्रिक्ट थोड़ा सा है। तवांग डिस्ट्रिक्ट में क्या है ना, चाइना का मेनली इंटरेस्ट इसी में है। इस तवांग डिस्ट्रिक्ट में देयर इज द सेकंड लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, तवांग मोनेस्ट्री उसको बोलते हैं। और ये तिब्बती लोगों की बहुत बड़ी मोनेस्ट्री है, तिब्बती पीपल की। तो चाइना नहीं चाहता कि ये मोनेस्ट्री इंडिया के कंट्रोल में रहे, क्योंकि इंडिया के जस्ट ऊपर ये तिब्बत लैंड थी, और ये तिब्बत वाज अ इंडिपेंडेंट कंट्री था। लेकिन चाइना ने इसको इलीगली एनेक्स किया, तो बहुत सारे तिब्बती लोग इंडिया में आ गए, और अभी भी आपको बहुत सारी तिब्बती मार्केट मिलेंगी। तो उन लोगों का ये एक रिलीजियस प्लेस है तवांग। तो चाइना इज इनसिक्योर कि कभी फ्यूचर में ऐसा ना हो कि इन लोगों को कोई रिलीजियस गुरु आए, इन लोगों को मोटिवेट कर दे
और ये तवांग मोनेस्ट्री एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाए किसी सिविल वॉर के लिए इन तिब्बत में। तो चाइना इस तवांग डिस्ट्रिक्ट में इवन अगर हमारे कोई होम मिनिस्टर भी विजिट करता है, चाइना क्वेश्चन उठाता है। दलाई लामा विजिट करता है तो चाइना क्वेश्चन उठाता है। तो ओके, एंटायर बॉर्डर इज डिस्प्यूटेड विद चाइना। अरुणाचल प्रदेश को क्लेम करता है, मैकमोहन लाइन है, तवांग डिस्ट्रिक्ट आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे अक्साई चीन का आपको इलाका याद रखना है। यही वो इलाका था यहाँ पे गलवान जो अब इंसिडेंट हुआ था। पेंगसो लेक आपको याद रखना है, यहाँ पे भी स्टैंड ऑफ हुआ था। ये लेक लगभग 1/3 पार्ट इंडिया में है, 2/3 पार्ट आपका चाइना में है। और इन सब के बावजूद भी चाइना इंडिया का एक बड़ा इन्वेस्टमेंट पार्टनर है, बहुत इन्वेस्टमेंट इंडिया में लेके आता है। कुछ इंटरनेशनल इश्यूज पे देखो हमारे और चाइना का जो स्टैंड है वो कोलाइड करता है, एक साथ हमें खड़ा होना पड़ता है। तो यस, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त और एनिमी नहीं होता है। देयर आर इंटरेस्ट and there are confrontations. What we do, a nation try to increase their area of common interest and try to decrease the frictions. तो चाइना के साथ भी बहुत सारे कॉमन एरियाज हैं हमारे, लाइक वेस्ट डोमिनेटेड इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म होना, यूनाइटेड नेशन में रिफॉर्म होना, क्लाइमेट जस्टिस। ये वेस्ट कंट्रियां इन्होंने खुद पॉल्यूशन कर करके वेल जनरेट कर लिया और हमसे बोलते हैं कि नई टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करो। इंडिया जैसा एक गरीब देश जहाँ पे अभी तक सारे लोगों के पास बेसिक घरों में बिजली नहीं पहुंची है, वो कैसे नई टेक्नोलॉजी का अडॉप्ट करे जब हमारे पास देश के लोगों को बेसिक फूड देने के लिए भी पैसे नहीं है। इट्स अ वेरी सही, मतलब ये बहुत ही एक गरीब देशों के लिए कॉन्ट्रडिक्शन वाली डिबेट है। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, वी वांट की व्हीकल आए, बट हमारे देश में एक बंदा जो बेसिक मारुति नहीं खरीद पा रहा है वो कैसे 20 लाख की भी खरीदेगा। और गवर्नमेंट मतलब हमें प्रमोट भी करना है और दूसरी साइड लोगों को भी देखना है। तो वहां पे चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। WTO की बहुत सारी नेगोशिएशन से चाइना हमारे साथ खड़ा होता है। तो चाइना हमारा वन ऑफ द लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है एंड सबसे ज्यादा इंपोर्ट हम करते हैं। एक्सपोर्ट के लिए डेस्टिनेशन यूएस है, बट इंपोर्ट सबसे ज्यादा हम चाइना से करते हैं, यानी कि चाइनीज लोग हमें बेच के पैसा कमा रहे हैं। एंड अगर आप रिलेशन को देखोगे ना, इंडिया और चाइना के एक्सपोर्ट को स्टडी करोगे, टोटल एक्सप्लॉइटेटिव कंटेंट है एक्सपोर्ट का जो ब्रिटिशर्स के साथ होता था। इंडिया को रॉ मटेरियल इन्होंने रॉ मटेरियल बना रखा है, रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर बना रखा है और इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड बना रखा है। तो कल को अगर आप इंडिया चाइना रिलेशन को स्टडी करोगे, यू विल फाइंड कि एक तो इंडिया एक्सपोर्ट ही बहुत कम कर रहा है, जो एक्सपोर्ट भी कर रहा है उसमें ज्यादातर आपका रॉ मटेरियल है। ओके, सो आई होप बांग्लादेश और चाइना के बारे में डिस्कस किया हुआ है मैंने। इफ यू गाइस वांट टू आस्क एनीथिंग और कुछ और आपको पूछना है तो यू कैन आस्क। आपके पास 2-3 मिनट है। सर एनडीबी और एआईआईबी का एक बार फिर से बताएंगे? ओके मैम, नॉर्मली क्या है, ये 2 इंस्टीट्यूशंस थे। एक था आपका न्यू डेवलपमेंट बैंक और दूसरा था ऑल इंडिया एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। तो ये करता है, इन दोनों में फर्क क्या है मैं आपको बताता हूँ। लाइक वर्ल्ड बैंक आपको फंड करता है सोशल सेक्टर में, गरीबी हटाने के लिए, हंगर के लिए, कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर आपको डेवलप करना है उसके लिए फंड करता है। IMF सोशल सेक्टर के लिए फंड नहीं करता है। IMF आपको फंड करता है व्हेन यू डू नॉट हैव रिजर्व। आपके पास इंपोर्ट करना है लेकिन आपके पास डॉलर ही नहीं है। लाइक पाकिस्तान के साथ जो सिचुएशन चल रही है, उनके पास डॉलर ही नहीं था इंपोर्ट करने के लिए, श्रीलंका के पास डॉलर ही नहीं इंपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे IMF आपको फंड करता है। तो ये इन दोनों में और भी हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए समझो इतना डिफरेंस है। तो चाइना ने ये जो दो, और ये चाइना के इंस्टीट्यूशन नहीं है, इंडिया का भी इनमें बराबर का शेयर है। इवन AIIB के जो पहले 6 साल के लिए वो बने CEO बने, वो इंडियन थे, इंडियन ही CEO थे। तो ये आपको याद रखना है। तो AIIB आपका वर्ल्ड बैंक की तरह है और न्यू डेवलपमेंट बैंक IMF की तरह है। तो दे आर लाइक कि वो एशिया में इस तरीके की हेल्प कंट्रीज को दे रहे हैं और इंडिया दोनों में पार्टनर है और एक बड़ा शेयर इंडिया को मिला हुआ है। ओके, बट दोनों इंस्टीट्यूशन में मेजर जो रोल है वो चाइना का है। हिमानी, आई होप अब थोड़ा समझ में आया होगा।
ऑल्दो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हम पढ़ेंगे, ये तो जस्ट आज एक बहुत ही रैंडम सी क्लास थी, बट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पढ़ेंगे, देखेंगे क्या डिफरेंस है, कैसे इंडिया को वो सपोर्ट कर रहे हैं, बहुत होलिस्टिक वे में पढ़ेंगे। एंड माय आइडिया इज कि तुम्हें समझ में आए, रटने की ज्यादा जरूरत ना पड़े, कुछ क्रिटिकल फैक्ट रटने पड़ेंगे, देयर इज नो एस्केप टू दिस, बट रटना कम से कम। ओके यस सर। ओके, सो गाइस आई होप आपको समझ में आया होगा, और लगभग 30-40 पॉइंट्स आपके कुछ बने होंगे, कुछ फैक्ट से रिलेटेड, कुछ और आपके अंडरस्टैंडिंग से रिलेटेड। तो ऐसे ये कुछ कुछ आपके पॉइंट्स हर एक क्लास में आपको मिलेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास जब भी होगी। ओके ओके सर, थैंक यू। थैंक यू ओके सर। ओके, बाय बाय गाइस। सर या एक क्वेश्चन और था सर, इस ये जो आपने अभी पढ़ा है इसका मतलब रिटन मटेरियल होगा, इसका मतलब अवेलेबल? कोई रिटर्न नहीं मिलेगा, बट नेक्स्ट टाइम से, हाँ नेक्स्ट टाइम से आई विल ट्राई कि थोड़ा और मैं क्लियर इसको लिखूं, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जी सर, ओके। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, साइड बाय साइड आप लिख भी सकते हैं। देखो होता क्या है यार, सुनो, अब तुम पीडीएफ से भी पढ़ रहे होगे, पीडीएफ आर वेरी गुड टू हैव, अच्छा लगता है देखने में, 20 पेज की पीडीएफ मिल गया, बट व्हेन इट कम्स टू मेमोराइजेशन, ये आप सभी लोगों को पता है, सेल्फ मेड नोट्स आर फार मोर एफिशिएंट। ठीक है ना? Yes, sir. तो माय आइडिया इज दिस कि एक मैं क्लीन शीट से स्टार्ट करूं और वहां पे मैं लिखूं। हाँ ये है कि आपकी वो ना हो, डुअल वर्क ना हो, तो नेक्स्ट टाइम से थोड़ा क्लियरली लिखेंगे। लाइक इस बार वो बांग्लादेश वाला तो फिर भी मेंशन था, बाद में पेन नहीं चल रहा था, तो चाइना वाला इतना क्लियरली नहीं हो पाया। तो आई विल राइट कि ये 15 पॉइंट्स है, मैं 15 पॉइंट्स को क्लियरली लिखूं, और आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले लें, और आप उसका चाहे लिखे भी ना, आपने एक स्क्रीनशॉट सेव करा और आप अपने फोन में एक फोल्डर बना दे, विकास सर जीके क्लास, और पता चल रहा है आपके पास 40-50 भी स्क्रीनशॉट है, आप कभी भी रैंडमली उन्हें चेक करते रहे। ठीक है, और क्योंकि वो सारे पॉइंट्स मैं आपके सामने ही लिख रहा था, आपको बता भी रहा था, तो उनको अगर आप 2-3 बार भी है ना देखते रहेंगे, हफ्ते में 2-3 बार भी, तो अब वो आपको रिकॉल रहेंगे। माय आइडिया इज दिस। ठीक है, यहाँ पे आइडिया ये है कि आपको पढ़ाऊं, लेकिन जो मैं पढ़ा भी रहा हूँ वो ज्यादा लंबे समय तक रिटेन भी। ओके यस सर। ठीक है, तो मैं मतलब ये नहीं चाहता कि आप लिखने में अपना दोबारा से हार्ड वर्क करें और टाइम को इनएफिशिएंटली यूटिलाइज करें। आई विल गारंटी कि अगर यहाँ पे मैं अच्छे अच्छे से पॉइंट में क्लियरली लिख रहा हूँ और आप उसका एक स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और आपने एक फोल्डर बना के डाल दिया, और आप ज्यादा भी नहीं, वीक में अगर 2 बार भी उनको कभी मेट्रो में जाते हुए उन स्क्रीनशॉट को अगर आप देख रहे हैं, तो आपको रिकॉल हो जाएगा, कोई आपको इशू नहीं होगा। ठीक है, जी सर, थैंक यू सर। ओके ओके, बाय गाइस, बाय, गुड नाइट, गुड नाइट। थैंक यू सर। ओके ओके, बाय बाय।